हेलो दोस्तों। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बिहार में पाश्चात्य शिक्षा के विषय में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है। तो हालांकि कल भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, वह भी था कि 1813 से लेकर 1947 तक बिहार में किस प्रकार से पाश्चात्य शिक्षा का विकास हुआ, विस्तार हुआ, इस पर चर्चा करना। तो लेकिन आज हम लोग पूरा डिटेल्स के साथ हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे और जितने भी सारे क्वेश्चन इससे संभवतः पूछे जाने हैं वो आप इसे डील कर पाएंगे। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं इसे। देखिए कि हम जानते हैं कि बिहार प्राचीन काल से ही शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र रहा है। ठीक है। प्राचीन काल में देखें तो नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ठीक है, उदंतपुरी विश्वविद्यालय, ये सभी क्या है कि शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र रहे हैं। ये सभी शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र रहे हैं। मध्यकाल में देखें तो बिहार शरीफ, पटना, भागलपुर, ये सभी शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र रहे हैं। ये सभी केंद्र और संस्कृत तथा फारसी की उच्च कोटि शिक्षा देने के लिए बहुत सारे विद्यालय तो थे ही, मगर इसके अलावा कहें तो शहरों और गांवों में स्थानीय भाषाओं में शिक्षा देने के लिए भी प्रारंभिक स्तर की जो शिक्षा दी जाती थी वहाँ भी ढेर सारे विद्यालय हुआ करते थे। उस समय की देखें, उस समय की अगर बात करें तो बिहार में शिक्षण संस्थानों का जो भविष्य है, ठीक है, वह मूल रूप से राजाओं, जमींदारों और उदार लोगों पर निर्भर करता था। ठीक है, जो कि व्यक्तिगत रूप से दान देते थे और इन्हीं दान के पैसे से बिहार में शिक्षण संस्थानों का भविष्य टिका हुआ था। तो फिर क्या हुआ, जब ब्रिटिश सत्ता आई, ठीक है, और बंगाल के क्षेत्र में, यानी कि बिहार तो इसी के साथ था, बिहार बंगाल सब साथ में ही था, तो क्या हुआ कि वहाँ पर अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था लागू हुई। यानी कि भारत में ब्रिटिश सत्ता द्वारा अस्थाई बंदोबस्त की कर प्रणाली शुरू हुई। यह व्यवस्था क्या था कि तत्कालीन बिहार प्रांत में भी लागू की गई थी। इस पद्धति के कारण क्या हुआ कि जितने भी राजा, जमींदार, ठीक है, जितने भी थे, उन सब की आय में पर्याप्त कमी आई। ठीक है, जब पर्याप्त रूप से कमी आई तो इसका जो प्रभाव है वह शिक्षा पर नकारात्मक रूप से पड़ा। ठीक है, तो और जब नकारात्मक रूप से पड़ा तो जिसके कारण क्या है कि शिक्षा में अवनति की स्थिति देखी गई। शिक्षा में अवनति की स्थिति देखी गई। हालांकि उस समय के जो एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे बुखानन, ठीक है, बुखानन ने कहा था कि उनका कथन था कि दरभंगा महाराज जो थे वो शिक्षा पर पर्याप्त ध्यान देते थे। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एडम के एक सर्वेक्षण के अनुसार, ठीक है, एडम के एक सर्वेक्षण के अनुसार 1844 के आसपास देखे तो तकरीबन 15,000 माफ कीजिए 1,50,784 गांव कुल मिलाकर के बंगाल के क्षेत्र में थे और तकरीबन 1 लाख के आसपास बात करें तो 1 लाख प्रारंभिक विद्यालय उस समय थे। ठीक है, और इसी सर्वेक्षण में कहा गया कि उस समय की जो औसत जो था, साक्षरता का औसत, वो 7.75% ये पाई गई। ठीक है, तो ये बिहार और बंगाल के जिलों का सर्वेक्षण करके ऐसा पाया गया कि उस समय जो शिक्षा दर थी, साक्षरता दर, वह 7.75% पाई गई। अब एक और नई धारा का उदय हुआ 1835 में। आप जानते हैं कि विलियम बेंटिक के समय की बात हो रही है, तो उस सरकार ने घोषणा की, ठीक है, कि शिक्षा में सुधार के लिए जो भी राशि मंजूर की जाएगी, ठीक है, जो भी राशि मंजूर की जाएगी शिक्षा के सुधार के लिए, ठीक है, तो उसका उपयोग केवल अंग्रेजी शिक्षा के लिए किया जाएगा। ठीक है, केवल अंग्रेजी शिक्षा में प्रसार के लिए किया जाएगा। तो इस घोषणा के बाद क्या हुआ कि पूर्णिया, भागलपुर, पटना, बिहार शरीफ, आरा, छपरा, मुजफ्फरपुर, ठीक है, इन सभी में जिला स्कूलों की स्थापना हुई। और ये किस लिए? तो ये अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के लिए। ठीक है, और देखिए तो आगे चलकर सन 1863 में मोतिहारी, चाईबासा, देवघर और हजारीबाग में भी
जिला स्कूल की खोलने की मंजूरी मिली। ठीक है। संथाल परगना के पाकुड़ का उच्च विद्यालय 1859 में स्थापित हुआ। इसके बाद धीरे धीरे विभिन्न संस्थानों में सरकारी सहायता प्राप्त उच्च विद्यालय जो है वो धीरे धीरे शुरू हो गए। अब आगे बढ़े तो सन 1854 ईस्वी में वुड्स डिस्पैच, ठीक है, तो इसमें व्यावसायिक शिक्षा का महत्व जो है देते हुए तकनीकी शिक्षण संस्थानों की स्थापना पर बल दिया गया। ठीक है, व्यावसायिक शिक्षा के महत्व को समझाया गया और इसके लिए तकनीकी शिक्षा के संस्थानों पर बल दिए जाने शुरू हो गए। ठीक है, तो इसी कड़ी में हम देखते हैं कि 9 जनवरी 1863 को, ठीक है, 9 जनवरी 1863 को पटना कॉलेज की स्थापना हुई। ठीक है, पटना ही उच्च शिक्षा के विस्तार का नया अध्याय जो है शुरू यहाँ से हुआ। ठीक है, तो आधुनिक बिहार के निर्माण में अगर देखा जाए तो आधुनिक बिहार के निर्माण में यहाँ से जो पढ़े लिखे जो छात्र थे, छात्र छात्राएं, उनका काफी बड़ा योगदान है अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो ये है। इसके बाद देखें तो जल्द ही जब पटना कॉलेज की स्थापना हुई, इसके बाद ही जल्द ही मुजफ्फरपुर, मुंगेर, हजारीबाग, रांची, इन सभी स्थानों पर कॉलेज की स्थापना की गई। अब क्या हुआ कि सन 1917 में, इससे पहले आपको बता दें कि इससे पहले पटना कॉलेज जो था वो कलकत्ता विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड था। फिर बिहार में ही पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई सन 1917 में। ठीक है, 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और उच्च शिक्षा के विस्तार का एक नया अध्याय शुरू हुआ। पटना कॉलेज में कला विभाग में स्नातकोत्तर विभाग जो है वह 1917 में प्रारंभ किया गया और भौतिकी और रसायन विभाग 1919 में प्रारंभ किया गया। ठीक है, और 1928 में एक स्वतंत्र विश्वविद्यालय की हैसियत से विज्ञान संबंधी उच्च शिक्षा के लिए पटना साइंस कॉलेज की स्थापना की गई। ठीक है, और ये 1928 की बात है। यहाँ पर आप डाटा को ठीक कर लीजिए, ये 1928 की बात है। तो 1928 में क्या हुआ कि देखा जाए तो 1928 में एक स्वतंत्र विश्वविद्यालय की हैसियत से विज्ञान संबंधी उच्च शिक्षा देने के लिए पटना ये साइंस कॉलेज की स्थापना की, ये 1928 में। और 1925 में पटना मेडिकल कॉलेज, ठीक है, पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई, ये 1925 में। आप यहाँ पर नोट करें, 1925 में पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई और 1947 ईस्वी में दरभंगा मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई 1947 में। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा। अब 1917 में देखते हैं कि 1917 में ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा में सुधार के लिए सुझाव देने हेतु सैडलर आयोग का गठन किया। ठीक है, सैडलर आयोग का गठन किया और व्यावहारिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी डिप्लोमा एवं डिग्री की उपाधि जो है वो इससे दिया जाने लगा। ठीक है, व्यावसायिक कॉलेज खोलने की आवश्यकता पर बल दिया गया। और वैसे देखें तो एक और यहाँ पर सुधार देखने को मिला कि 1930 ईस्वी में पटना में पशु चिकित्सालय कॉलेज की स्थापना की गई। ठीक है, पशु चिकित्सालय की स्थापना की गई। और इससे पहले देखें तो 1902 ईस्वी में पूसा में अमेरिकी मूल के हेनरी फिलिप ने एग्रीकल्चर रिसर्च एक्सपेरिमेंट फार्म कृषि संबंधित शोध के लिए ये संस्थान खोला था। एग्रीकल्चर रिसर्च एक्सपेरिमेंट फार्म खोला था, ये 1902 की बात है, पूसा में। ठीक है, तो ये था। तो 1930 में पटना में पशु चिकित्सा कॉलेज की स्थापना की गई। 1926 में खनिज संसाधनों के उचित दोहन के लिए, ठीक है, 1926 में खनिज संसाधनों के उचित दोहन के लिए इंडियन स्कूल ऑफ माइन, ठीक है, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस ISM धनबाद, इसकी स्थापना हुई। और उस समय आपको पता होगा कि ये बिहार का ही हिस्सा हुआ करता था,
तो इस प्रकार से हमने देखा इंजीनियरिंग शिक्षा देने के लिए पटना इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हुई, जिसे आज आप NIT के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये सभी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये अंग्रेजों या ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रसारित की जा रही शिक्षा व्यवस्था थी। ठीक है, इसमें तकनीकी शिक्षा को भी आपने देखा, लेकिन इसके अलावा देखें तो शिक्षा के प्रसार में बहुत सारे स्वयंसेवी संस्थान जो है, स्वयंसेवी संस्थान कहें या बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो इस क्षेत्र में अगर देखा जाए तो हमने यहाँ 4 संस्थान को लिया है। एक तो ब्रह्म समाज, ठीक है, दूसरा आर्य समाज, तीसरा ईसाई मिशनरियाँ और मुस्लिम संस्थाएं। ये सभी क्या है कि व्यक्तिगत तौर पर शिक्षा के प्रसार में अपनी भूमिका निभा रहे थे। तो ब्रह्म समाज के बारे में बात करें तो इसमें पटना में राम मोहन राय सेमिनरी स्थापित की गई, राम मोहन राय सेमिनरी की स्थापना की गई, ये ब्रह्म समाज के तत्वाधान में। ठीक है, ब्रह्म समाज के अगर इससे पहले देखें आर्य समाज द्वारा वैदिक धर्म और संस्कृति के पुनरुत्थान के लिए DAV, आप DAV जानते हैं, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की श्रृंखला जो है वो प्रारंभ की गई। और ये किस लिए, तो वैदिक धर्म और संस्कृति के पुनरुत्थान के उद्देश्य से ये प्रारंभ किया गया। इसके बाद देखें तो ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ईसाई मिशनरियों ने काम किया और बिहार में शिक्षण संस्थानों की स्थापना की। इसके अलावा देखें तो मुसलमानों के बीच भी शिक्षा के प्रसार के लिए कई संगठन बनाए गए। तो ये किस प्रकार से, तो 1872 ईस्वी में इमदाद अली ने अलीगढ़ आंदोलन से प्रेरित होकर मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। ठीक है, 1872 ईस्वी में, और इसकी शाखा जो है 1873 ईस्वी में पटना में खोली गई इसकी शाखा। मोहम्मडन एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा 1886 में कहें तो 1886 में मोहम्मडन एंग्लो अरेबिक स्कूल की स्थापना की गई। ठीक है, और इसमें किनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी, तो शमसूल उलेमा और मोहम्मद हसन की भूमिका जो है सबसे महत्वपूर्ण इसमें थी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से शिक्षा के प्रसार में संस्थाएं काम कर रही थी। ये ब्रिटिश भारत की बात हो रही है। ठीक है, तो ब्रिटिश भी कहीं ना कहीं अपनी भूमिका निभा रहे थे आधुनिक ज्ञान विज्ञान के आधार पर, पश्चिमी ज्ञान विज्ञान के आधार पर, और जो भारत के स्वयंसेवी संस्थाएं थी या प्रमुख व्यक्ति थे जैसे कि दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, तो इनके जो नेतृत्व में कहें तब, या इनके जो अनुयायी थे वो बाद में उनके जो विचार है उसको प्रसारित करने के लिए भारतीय ज्ञान विज्ञान को पुनर्स्थापित करने के उद्देश्य से इन्होंने काम किया और भारतीय पद्धति से शिक्षा व्यवस्था की वकालत की। अब हम लोग आगे देखते हैं कि नारी शिक्षा के लिए क्या हुआ। तो नारी शिक्षा के विकास का सुनिश्चित प्रयास भी आधुनिक भारत के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण घटना है। ठीक है, बिहार में स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में आरंभिक प्रयास अगर कहा जाए तो ये ईसाई मिशनरी द्वारा ही किया गया। ठीक है, ईसाई मिशनरी द्वारा ही किया गया। यह 19वीं सदी के मध्य में हुई। सन 1847 में देखा जाए तो पटना में सेंट जोसेफ स्कूल, ठीक है, 1847 में नारी शिक्षा के लिए पटना में संत जोसेफ स्कूल की स्थापना की गई। आगे चलकर 1950 में इसके हिंदी संभाग की शुरुआत हुई, तो ये बाद की बात है। लेकिन 1847 में यह पटना सेंट जोसेफ स्कूल प्रारंभ किया गया था महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, खास करके उनमें अंग्रेजी के लिए और ईसाई धर्म की शिक्षा के लिए ऐसा किया गया। फिर आगे है कि बिहार और उड़ीसा की सरकार ने 1914 में प्रांत में नारी शिक्षा की स्थिति की जांच के लिए एक समिति का गठन किया। ठीक है, 1914 में नारी शिक्षा की स्थिति की जांच के लिए एक समिति का गठन किया और इस गठन के बाद सुझाव दिया गया कि बांकीपुर और कटक में कन्या इंटरमीडिएट श्रेणी की शिक्षा आरंभ की जाए। ठीक है, ये इस समिति का सुझाव था कि बांकीपुर और कटक में कन्या इंटरमीडिएट श्रेणी की शिक्षा आरंभ किए जाने चाहिए। ठीक है, और निर्णय क्या लिया गया, तो निर्णय यह लिया गया कि प्रत्येक कमिश्नरी में आर्थिक सुविधा अनुसार कम से कम एक कन्या महाविद्यालय की शुरुआत की जाए। तो कम से कम एक कन्या महाविद्यालय अवश्य खोला जाए। तो बिहार और उड़ीसा में अगर देखा जाए, बिहार और उड़ीसा में
शिक्षा पाने वाली लड़कियों का जो प्रतिशत है, 1927 की बात हो रही है, शिक्षा पाने वाली लड़कियों का प्रतिशत मात्र 0.7% था। समझ सकते हैं कि 100 में से एक लड़की भी नहीं पढ़ पा रही थी। तो ये हालत थी, लेकिन प्रयास जरूर किए गए संस्थागत स्तर पर। ठीक है, संस्थागत स्तर पर प्रयास जरूर किए गए। 1947 ईस्वी में राजेंद्र बाबू के नेतृत्व में अगर देखा जाए तो बालिका विद्यापीठ लखीसराय में यह स्थापित की गई। ठीक है, तो बिहार की कुल उस समय अगर देखा जाए तो एक रिपोर्ट था कि हारटोग समिति, ठीक है, हारटोग समिति की रिपोर्ट 1929 में जब प्रकाशित हुई तो इसमें बताया गया कि बिहार की कुल 25 लाख लड़कियों में विद्यालय में शिक्षा पाने वाली लड़कियों की संख्या मात्र 1,16,000 है। ठीक है, तो ये था। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने बिहार में पाश्चात्य शिक्षा के विकास को विस्तार पूर्वक देखा। ठीक है, तो आशा है कि इससे संबंधित जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है, तो थोड़ा बहुत आपको इससे इनपुट मिल जाएंगे। और जो मेरा कल का वीडियो है अगर उसे आप जोड़ कर देखेंगे तो लिखने में आपको काफ़ी सहूलियत होगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।